नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमने आपसे पूछा था कि एकलव्य मॉडल आवासीय यानी EMR स्कूल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है। 1997 से 98 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्य सरकारों को स्कूल के निर्माण और आवर्ती व्यय के लिए अनुदान दिया जाता है। EMRS जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक योजना है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 2021-22 में 2% बढ़कर 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विभिन्न उपायों का परिणाम है। पिछले वित्त वर्ष में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा निवेशक था, जिसकी कुल FDI में 27% भागीदारी थी, जबकि इसके बाद अमेरिका 18% और मॉरिशस 16% का स्थान था। 2021-22 के दौरान कुल FDI इक्विटी प्रवाह में 38% हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य था। इसके बाद महाराष्ट्र 26% और दिल्ली 14% का स्थान रहा, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। 2. इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। 3. यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के 13वें वार्षिक समारोह में भाग लिया। CCI भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य एक मजबूत प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क की खदानें और राज्य। 1. नोवामुंडी उड़ीसा, 2. बैलाडीला झारखंड, 3. बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खनन फर्मों को कर्नाटक में उत्खनित लौह अयस्क को राज्य के बाहर बेचने और निर्यात करने की अनुमति दी है। नोवामुंडी लौह अयस्क खदान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। बैलाडीला खदान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। बाबा बुदान पहाड़ियां कर्नाटक में स्थित है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती हैं? 1 कपास, 2 मूंगफली, 3 गेहूं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में चने की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, क्योंकि मंडी में चने की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से नीचे हैं। MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसलों की खरीद करती है। धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल की खरीफ फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है।
जिन रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है उनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम और तोरिया शामिल है। इसके अलावा कोपरा, भूसी वाले नारियल, जूट के लिए भी एमएसपी की घोषणा की जाती है, जबकि गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की घोषणा की जाती है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी एसीआई की स्थापना के लिए आधार प्रदान करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 56? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत को मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी एसीआई इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 मध्यस्थता, सुलह और अन्य वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद यानी एसीआई नामक एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करता है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट वारडेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसके तहत एक वारगेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। 2, इसका इस्तेमाल सेना अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने और उनकी रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए करेगी। उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हाल ही में सेना प्रशिक्षण कमान ने नई दिल्ली में वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित करने के लिए गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे प्रोजेक्ट वारडेक के नाम से जाना जाएगा। इसलिए कथन 1 सही है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह वर्चुअल रियलिटी वार गेम्स डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करेगा। इसका उपयोग सेना द्वारा अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने और मेटावर्स सक्षम गेम प्ले के माध्यम से उनकी रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव होता है। 1, आयात महंगा हो जाता है। 2, निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो जाता है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट से ईंधन की कीमत और मुद्रास्फीति के बढ़ने की उम्मीद है। सामान्य तौर पर मुद्रा का मूल्य ह्रास आयात को और अधिक महंगा बना देता है। इसलिए कथन 1 सही है। इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है और यह निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित नौसेना रोधी मिसाइल है। कम दूरी की मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल, मध्यम दूरी की मिसाइल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कम दूरी की मिसाइल। हाल ही में नौसेना ने एक स्वदेशी नौसेना विरोधी जहाज मिसाइल यानी NASM का परीक्षण किया है। यह एक कम दूरी की मिसाइल 55 किलोमीटर की है, जिसे NASM SR के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। इसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। NASM SR में 100 किलोग्राम का वारहेड है और इसमें सबसोनिक क्षमताएं भी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, कम दूरी की मिसाइल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटे बच्चों में होने वाला सामान्य नेत्र कैंसर है? नेत्र मेलेनोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लिम्फोमा या फिर रतौंधी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रेटिनोब्लास्टोमा। भारत में हर साल लगभग 1500 से 2000 बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा का निदान किया जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा छोटे बच्चों में आंख में सबसे आम कैंसर है। इसलिए विकल्प भी सही है। यह एक या दोनों आंखों में हो सकता है और यह वंशानुगत भी हो सकता है। यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है और साथ ही समय पर इलाज ना करने पर दृष्टि भी छीन सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, रेटिनोब्लास्टोमा। अंतिम प्रश्न है, इंडियन वुल्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्ध शुष्क कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं।
2. IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में लगभग 3100 इंडियन वुल्फ यानी भारतीय भेड़िए रहते हैं। इंडियन वुल्फ ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति है। वे झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्धशुष्क कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 1 में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। थोल्पावकूथु निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक मंदिर कला है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।